गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 9 पे हमारी बात जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मेनली हमारा ये कंसेप्ट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी आइटम्स रहेंगे उनका ऑडिट किस तरीके से हमको करना है और क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि सारे ऑडिट प्रोसीजर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हर एक आइटम पर अब ऑडिट प्रोसीजर लगा करके हमको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, ये हमारा मेन काम रहेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी इनकम स्टेटमेंट के जो जो आइटम्स रहेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के पीएनएल में खास करके आने वाले, तो उनका ऑडिट हम किस तरीके से करेंगे। और एक्सपेंसेस के ऊपर इंक्लूडिंग परचेज हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आपको मैंने कहा था कि सेल्स के पॉइंट आप लोग पढ़ करके रखेंगे और साथ साथ जो अदर इनकम की चीजें हैं उनका ऑडिट कैसे होता है वो भी अपने को देखना था। तो आप लोगों ने अगर वहां से पढ़ा है तो श्योरली आप लोग काफी सारे पॉइंट्स देख चुके होंगे। आइए एक बार नजर डालते हैं। अभी भी सेल्स के लिए वही 4 असर्शंस हमारे पास में है। अकरेंस चेक करना है, कंप्लीटनेस, फिर से मेजरमेंट, कैलकुलेशंस वगैरह, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब ऑडिट प्रोसीजर बहुत सिंपल। सबसे पहले चेक वेदर अ सिंगल सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस और कैंसल सेल इनवॉइस कुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। अब बढ़िया चीज, सेल्स में भी अपने को देखना पड़ेगा इनवॉइस, बट ऑब्वियस है हमने इनवॉइस बना करके दिया होगा क्योंकि हमने माल बेचा है, तो उसका कॉपी हमारे पास में पड़ा होगा। तो अब उस इनवॉइस में क्या चेक करना है कि वेदर अ सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कहीं पर अगर कोई 2 बार एंट्री हो गई हो तो वो चेक करिए। साथ में कोई इनवॉइस अगर कैंसिल हो गया है तो वो प्रॉपर उसकी एंट्री हुई कि नहीं हुई, ये चीज आपको चेक करना चाहिए। फिर हमने कहा कहीं कोई फिक्सिशियस कस्टमर को तो इंक्लूड नहीं कर दिया गया सेल को रेस करने के लिए, फर्जी कस्टमर की एंट्रीज तो नहीं है। सर वो कहां से चेक करेंगे? बट ऑब्वियस है कि आप थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन यहां पे काम में ले सकते हैं। जो इनवॉइस बनाया है उसका डिटेल आप देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वेदर एनी शिपमेंट वर डन विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर। शिपमेंट अगर है तो वो भी आप चेक करिए कि भाई उसमें कस्टमर का कंसेंट आया कि नहीं आया, कि हाँ भाई शिप से आप गुड्स को भेजिए, बराबर। रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, आपको सीक्वेंस देख लेना चाहिए। देखिए नंबर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 गायब है, कहीं पे 6 7 8, तो ये जो बीच बीच में इनवॉइसेस गायब हैं इनका क्या चक्कर है भाई, सीक्वेंस में है कि नहीं है। कहीं कोई अमाउंट किसी ने उड़ा तो नहीं लिया, बीच में से सेल इनवॉइस काट करके दे दिया और पैसा अपने पॉकेट में डाल लिया और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये सीक्वेंस भी अपने को नंबरिंग की जो होती है ना वो चेक करनी चाहिए। नाउ हमेशा की तरह जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं अपने को, एकदम कभी कभार होने वाली जो सेल है, अनयूजुअल सेल अगर दिख रही है वो चेक करना चाहिए। फिर हमको चेक करना चाहिए वाउच फ्रॉम द सेल जनरल टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आप जानते हो कि जब सेल हो रही है और जनरल एंट्रीज भी हैं और बुक्स में अगर है तो कई सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे। भाई हमने माल बेचा तो सामने वाले ने ऑर्डर दिया होगा, तो उसका ऑर्डर लेटर जो हमारे पास में है वो हमारे पास में जरूर पड़ा होगा। ठीक है, फिर कोई कम्युनिकेशन हुआ हो, कल को कोई कोटेशन फाइल करके हमने दिया हो, तो उन सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। चेक द सेल रिटर्न विद द सेल्स इनवॉइस, चालान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर, रिवर्सल ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स। ये जब भी सेल रिटर्न होता है तो जो सारे चीजों का रिवर्सल हुआ, उनकी प्रॉपर एंट्रीज हुई कि नहीं हुई, उन सबका एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया, ये भी ऑडिटर को देखना चाहिए, बराबर। नाउ व्हाट अबाउट द कट ऑफ प्रोसीजर। हमेशा की तरह उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड एंट्रीज हैं कि नहीं चेक करनी चाहिए। इंश्योर दैट रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड एंड। ऐसा तो नहीं कि साल के एंड में सेल्स को बढ़ा के ज्यादा कर दिया गया, तो उसी कट ऑफ पीरियड से रिलेटेड है। इंश्योर दैट, फिर से वही, कहीं पर भी घोष सेल्स, फर्जी सेल बिफोर द ईयर एंड टू मीट परफॉर्मेंस टारगेट। आपको अपने जब कुछ प्रोसीजर पढ़े थे तब भी अपने कहा था कि कई बार ऑडिटर को क्या करना चाहिए, खास करके 25 मार्च से 31 मार्च, जनरल लिया मैंने, बाकी ऑडिटर पे डिपेंड करेगा। इस टाइम पीरियड की सेल कई बार वो चेक कर लेता है कि कहीं कुछ पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए फर्जी सेल की एंट्री तो नहीं की जा रही है कि भाई अभी सेल दिखा देते हैं एक बार, है ना, और नेक्स्ट साल जब शुरू होगा तो वापस से सेल्स रिटर्न की एंट्रीज डाल देंगे, तो हमारा उस साल का सेल्स बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, हमारे टारगेट्स जो हमको चाहिए थे कि भाई बैलेंस शीट बढ़िया खूबसूरत सी दिखनी चाहिए, हमारे प्रॉफिट ज्यादा दिखने चाहिए, हमने दिखा दिया, और अगले साल के शुरुआत में वापस सेल रिटर्न दिखा दी तो अपने आप वापस सब कुछ सिचुएशन वैसी हो गई। तो इसीलिए ये चीजें भी ऑडिटर को चेक करनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के प्रिकॉशंस जैसा आपने परचेज में पढ़े वैसा सेल में भी है। सेम, रिलेटेड पार्टी का प्रॉपरली ऑथोराइज है कि नहीं है,
और वही पॉइंट आर्म लेंथ के ऊपर है कि नहीं, ऑलरेडी परचेज में आप लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने आपको कहा था होमवर्क में इसको करने के लिए, क्योंकि जैसा वहां परचेज में है वैसा यहां सेल के अंदर भी हो जाएगा। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, रेशियो ऑफ सेल रिटर्न टू सेल्स कितना है उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके आप लोग देख सकते हैं, और क्या इंक्रीज या डिक्रीज है वो अपन चेक कर सकते हैं। तो रेशियोज यहां पे अपने देखे जा सकते हैं जो हम लोग करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में। फिर डिस्क्लोजर कैसे होता है, इसके लिए हमेशा की तरह इंड एस और शेड्यूल थर्ड आपका काम करता है। और बढ़िया चीज आपको बताऊं, इसमें आप लोगों का अकाउंट्स का नॉलेज बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट्स में शेड्यूल थर्ड है। तो जैसा शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट वहां से आप पढ़ते हो वो एज इट इज यहां पे लिख देना, बिल्कुल कि वहां सेल्स को कैसे शो करते हैं वो यहां पे आप लोग लिख देना, है ना। तो वेदर डिस्क्लोजर ऑफ सेल जो है वो प्रॉपर क्लास ऑफ गुड्स के हिसाब से है कि नहीं है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिस्क्लोज सेपरेटली टू द नोट्स, प्रोडक्ट का सेल कितना, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और कोई अगर हो रही है तो वो भी दिखाइए। ब्रोकरेज डिस्काउंट ऑन सेल को किस तरह से आपने शो किया, कैसे डिस्क्लोज किया, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को नोट्स में अपने को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो सीधा सा ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से यहां से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका अकाउंटेंसी का नॉलेज है शेड्यूल थर्ड में सेल्स कैसे शो होती है, बस वो यहां पे प्रेजेंट कर देना कि सर सेल को हम ऐसे ऐसे शो करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। क्लियर मैटर। चलिए जी, तो हम थोड़ा सा फास्ट आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये किया हुआ है आपने, तो फटाफट कर सकते हैं। अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन लॉसेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जैसे अदर एक्सपेंसेस लिए थे वैसे कुछ अलग अलग तरह की इनकम है सेल्स के अलावा, अदर इनकम हमारी हो रही है, तो उनको कैसे चेक करना है। 4 पॉइंट तो वो के वो, हर आंसर में ये चारों तो लिखना ही लिखना। जब भी कोई एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू आइटम ऑडिट का क्वेश्चन आ जाए तो 4 पॉइंट अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन जो अपना है ये अपने को करना ही है, बराबर ना। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले हमने उठाया एफडी पर जो इंटरेस्ट है उसको कैसे करना है। अब एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन कॉमन यहां से हट के सोचो तो क्या सोच सकते हो, सर हम सबसे पहले तो फिजिकली एफडी देख लेंगे। एक बार एफडी भी देखो ना, एसेट है बट चूंकि इंटरेस्ट चेक करना है हमने को उसका, तो एफडी देख लेंगे। सर फिजिकली एफडी देखने के बाद रेट देख लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग देख लेंगे, बराबर ऐसा कुछ। एफडी का रिन्यू डेट प्रॉपर है कि नहीं है वैसा कुछ देख लेना चाहिए। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में आएंगे, ठीक है। अब यहां से अगर चेक करें तो ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ एफडी ओपन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट along with the applicable interest rate क्या है, नंबर ऑफ डेज जिसके लिए आपने पैसा डिपॉजिट कराया है was outstanding during the period। बहुत सिंपल है, फिर से वही। और ये सब पता लगेगा एफडी को जब फिजिकली आप देखेंगे कि उस साल में कितना एफडी कराया, कितने टाइम पीरियड का कराया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, इतने दिन का होता है, इतना इंटरेस्ट बनता है, प्रॉपरली उसकी एंट्री हुई कि नहीं हुई वो अपने को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ही करेंगे ना अपन। तो भाई आज आपने एक लंबे टाइम के लिए लिया है तो उस टाइम पीरियड से रेटेड इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो अपने को दिखाना है। एक्यूरेसी चेक कर ली। जो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है पीरियड एंड में भी, ट्रेस द सेम टू द डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बैंक। अब इधर आपको बैंक से कंफर्मेशन ले लेना चाहिए, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ एफडी है भी कि नहीं है, उसकी इंटरेस्ट की एंट्री सही है कि नहीं है। तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वाला आपका काम आ जाएगा यहाँ पे। फिर कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम बैंक से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे आपका यूज आ जाएगा। और देन बट ऑब्वियस अगर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो रहा है तो फॉर्म नंबर 26 एएस जो अपनी कॉपी आती है टीडीएस की, वो अपने पास में है कि नहीं है वो मतलब देख लेना चाहिए आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसको रिकंसाइल कर लेना चाहिए क्लाइंट के साथ में जो उन्होंने शेयर किया, वहां से आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, फिर से वो चेक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन एफडी पर अपने को देख लेनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट आपको पहले से पता है, जो कुछ जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट वाला पॉइंट अपने लिए नया है तो वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट अपने को जरूर डालना चाहिए कि भाई उससे चेक कर लेंगे, बाकी चीजें तो कॉमनली जो अपनी होती है वो ही है। नाउ डिविडेंड इनकम को कैसे चेक करें? सर डिविडेंड का मतलब किधर इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स वगैरह, तो फिजिकली शेयर्स चेक कर लो, उन पर देख लो कंपनी कब डिक्लेयर कर रही है, किस रेट से कर रही है, अमाउंट चेक कर लो, प्रॉपर एंट्री है कि नहीं है, बैंक स्टेटमेंट देख लो, चेक करें। Verify the same are recognized in the statement of profit and loss only when the entity's right to receive payment of dividend is established provided। बहुत सीधा सा हो गया। हमको इसमें मेनली ये देख लेना चाहिए
same are recognized in the statement of profit and loss only when entity's right to receive payment of dividend is established. जब डिविडेंड कंपनी पे हमने किसी और एंटिटी के शेयर्स लेके रखे हैं, उन्होंने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तभी हमारा ये राइट जनरेट हुआ और तब बुक्स में एंट्री आई है. वेरीफाई कर लो कि इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द डिविडेंड विल फ्लो टू द एंटिटी रिसीव हो गया है, प्रॉपर एंट्री हो गई है. वेरीफाई द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली. कैलकुलेशन जो है बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ है. तो हमने जो पॉइंट पढ़े थे, सबसे पहले तो अब वहां से अगर सोचो इन 4 पॉइंट के बेस पे, तो अकरेंस में क्या चेक करोगे कि जिन शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटीज के ऊपर डिविडेंड मिला है वो एंटिटी से रेटेड है, ये हमने चेक कर लिया. कंप्लीटनेस का मतलब उस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, बराबर. मेजरमेंट का मतलब जिस रेट पे डिविडेंड हुआ, जितने शेयर कैपिटल हमारे पास में है, प्रॉपर कैलकुलेशन हुई कि नहीं हुई. प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह पे आप शेड्यूल 3 के हिसाब से लिखेंगे. उसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप चेक कर लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट में उसकी प्रॉपर एंट्री आई कि नहीं आई, क्योंकि वहीं पे आपका पैसा जो है वो आकर के जमा हुआ होगा. ठीक है, तो ये सब बातें हमारी डिविडेंड इनकम के अंदर आ जाएंगी. फिर उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे उस पर प्रॉफिट या लॉस अगर हुआ है, बट ऑब्वियस उसका एंट्री भी डाला होगा. कैसे चेक करें, तो वेरीफाई दैट गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी. बट ऑब्वियस है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया तो तभी अगेन नंबर 1 पे आपको चेक करना चाहिए टाइटल, कि हमारा एंटिटी अकरेंस एंटिटी के नाम पे ही था वो इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल किया है, ताकि पता लग जाए प्रॉफिट लॉस हमारा है भी कि नहीं है. डिटरमाइन कर लेना चाहिए एज द डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन प्राइस एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. भाई किस प्राइस पे आपने परचेस किया था इन्वेस्टमेंट और आपने सेल किया है. फिर आपने ये भी चेक किया हुआ है कि अगर कभी हमको परचेस प्राइस से कम पर सेल करना पड़ा तो उसके रीजंस क्या रहे होंगे, है ना. अपन ऑलरेडी पढ़ के आए ऑडिट प्रोसीजर्स में कि जिस प्राइस पे हमने एक्वायर किया उससे कम पर अगर सेल किया है तो उसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं, क्यों सेल किया है, ये अपने को देखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्टेन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट and trace the gain and loss as recorded in the books of accounts to the gain loss reflected to the statement. बट ऑब्वियस इसका स्टेटमेंट आपको मंगवा लेना चाहिए, उससे चेक हो जाएगा कि भाई जो हमने खरीदे जो हमने बेचे वो प्रॉपर हिसाब से प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन जो है वो है कि नहीं है. तो कैलकुलेशन वाला पॉइंट अपना यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब इनकी डिस्क्लोजर, कॉमनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अपन ने बता दी. एंश्योर इंड एएस के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से सबको बताया आपको कि यहाँ पे अदर इनकम जो है हमारी उसका हेड होगा, और अदर इनकम वाले के अंदर इसको क्लासिफाई इंटरेस्ट इनकम अलग शो होती है, डिविडेंड इनकम, और जो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है खास करके नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट जो होती है सच इनकम, वो हम यहां पे दिखाते हैं. तो इस तरीके से इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए. शेड्यूल 3 आपका काम में आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत बढ़िया वाला एकदम आसान वाला चैप्टर है आप लोगों के लिए. नंबर अचीव करने के लिए सिर्फ इसको एक बार रीडिंग लगाना है. जो आपको मैंने तरीका बताया ना कि जब भी इनकम या एक्सपेंडिचर पे कुछ भी आए, 2 पार्ट करोगे. पहले तो असर्शंस दे दोगे कि सर अकरेंस हमारा हो रहा है, बराबर. देन उसके बाद में मान लीजिए मेजरमेंट हमने बता दिया, फिर हमने उसका डिस्क्लोजर बता दिया, मतलब ये सारी चीजें कंप्लीटनेस बता दिया. ये सब तो लिखना ही लिखना है 4 पॉइंट अपने को. वो 4 लिखने के बाद में जो आपका ऑडिट प्रोसीजर के पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 जो भी आपको लिखना है वो आपको लिख देने चाहिए, बराबर. तो नंबर किधर भी नहीं जाने वाले अपने, बहुत मस्ती से नंबर आएंगे. फिर जैसे हमने रेवेन्यू आइटम्स लिए, एक्सपेंडिचर आइटम लिए, वैसे अब बारी आती है बैलेंस शीट के आइटम्स की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, ऑडिट करना है आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो मेनली P&L लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, बराबर. मेनली 2 चीजें, बाकी कैश फ्लो वगैरह तो है, ये नोट्स टू अकाउंट्स हम चेक कर ही रहे हैं. तो P&L के आइटम्स पर किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही बैलेंस शीट के आइटम्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका ऑडिट कैसे करोगे. तो आपको याद हो तो क्लास के स्टार्टिंग के अंदर अपन ने लिया था, अपन ने कैमरा का एग्जांपल लिया था. अपनी जो स्टार्टिंग बेसिक क्लासेस थी, हमने कहा था यार कैमरा लगा हुआ है, एज ऑडिटर तुम चले गए हो, बोला इसको चेक करो कि बुक्स में दिख रहा है कि कैमरा है 5 लाख का, अब इसको कैसे चेक करोगे. तो आपने बताया था मुझे कि सर हम पहले तो फिजिकली जाके देख लेंगे कि यस सर कैमरा लगा हुआ है, फिर हम उसका बिल चेक कर लेंगे, बराबर, कि एंटिटी के नाम से है कि नहीं है, इसी अकाउंटिंग पीरियड का है कि नहीं है, उस साल अगर परचेस किया है तो सर ये सब चीजें हम जो है प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं. बस वही चीज तो यहां करना है, सिर्फ थोड़ा सा उसको अपन अब सिस्टमैटिक ढंग से करने वाले हैं. देखो
बैलेंस शीट कैप्शंस कंप्राइजिंग एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस का ऑडिट कैसे होगा। तो यहां पे भी 4 चीजें हैं। अकरेंस की जगह पे यहां पे आ गया एग्जिस्टेंस। खास करके एसेट अगर है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस आप लोग चेक कर लोगे, लायबिलिटीज अगर है तो जो भी एविडेंसेस है उनके बेस पर चेक करोगे। कंप्लीटनेस का मतलब जो कुछ भी है हमारा वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से एंट्री हो गई है, रिकॉग्नाइज हो गया है, बुक्स में आ गया है। वैल्यूएशन अगेन वही, उनका वैल्यूएशन जो है मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है, वहां मेजरमेंट था, कैलकुलेशंस थी, यहाँ पे एसेट लायबिलिटीज के लिए बोलते वैल्यूएशन। और लास्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एनडीडी हैज ओनरशिप ऑफ द रिकॉग्नाइज एसेट। टाइटल हम लोग चेक कर लेंगे इसके अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लायबिलिटीज भी अगर है तो हमसे रिलेटेड है कि नहीं है ये अपने को देखना है। तो सच में है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस, नाउ कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हमारे ही हैं। ये अपने को 4 चीजें प्लस डिस्क्लोजर भी यहां पे आप लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे हमने जो यहां पे लिया है वो है इन्वेंट्री। देख रहे हैं आप लोग यहां तक, और इन्वेंट्री का पॉइंट तो बहुत बड़ा आने वाला है। ये देखो इतना, यहां जाकर के अपना इन्वेंट्री का पॉइंट जो है वो खत्म होगा। तो एक एक पॉइंट को बहुत आराम से देखते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जैसे वहां कर रहे थे 4 चीजें हमने लिख दी। एग्जिस्टेंस, इंश्योर करना है इन्वेंट्री पीरियड एंड में एग्जिस्ट है। कंप्लीटनेस का मतलब जितना भी है सब कुछ एंट्री आ गई है। वैल्यूएशन का मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, मेरे ख्याल से आप लोग ये पढ़ करके आए हो एएस के अंदर, तो वो अपने को यहां पे लेना है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, इंश्योर करना है कि ओनरशिप इन्वेंट्री पर एनडीटी के पास ही है। 4 चीजें अपनी हो गई, डिस्क्लोजर भी हो गया। ये देखिए 5वें नंबर पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपरली वही शेड्यूल 3rd इंडेक्स के हिसाब से है कि नहीं, ये अपने को करना चाहिए प्रेजेंटेशन। चलिए जी ऑडिट प्रोसीजर चालू करते हैं, एक एक पॉइंट बहुत आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे रिव्यू करो क्लाइंट का प्लान फॉर परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट। अब आप तो इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ करके आए हो, याद करो। ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं जिन पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन देना पड़ता है, उसमें आप इन्वेंट्री और लिटिगेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। और वहां पे आप ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग का जो काम है वो मैनेजमेंट का है। ऑडिटर का काम है कि उस वक्त में वहां पे प्रेजेंट रहे, पूरे प्रोसीजर को देखे, रिव्यू करे और उसके हिसाब से काम करे। जरूरत पड़ने पर सैम्पलिंग बेस के ऊपर काउंट चेक भी कर सकता है, ये आप लोग जानते हो बराबर। तो सबसे पहले तो क्लाइंट का तो वो जो ऐसे आपका है वो एज इट इज यहां पे पूरा का पूरा काम आ जाए बराबर। तो ऐसे 501 में जो आपने पढ़ा वो एज इट इज काम आएगा। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स जो आपने पढ़ा था, सेम अपना ऑडिट एविडेंसेस वाले सीरीज के अंदर जो 500 की सीरीज होती है, तो वो इन्वेंट्री में जितना पढ़ा हुआ है वो इसलिए सब आपको पहले पढ़ाए गए हैं कि वो एज इट इज यहाँ पे काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्लाइंट का प्लान चेक कर लो भैया कि क्लाइंट क्या किस तरीके से काम करने वाला है। फिर एविडेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएट सुपरविजन फॉर दोज परफॉर्मिंग काउंट, देख रहे हो जो भी काउंटिंग हो रही है इन्वेंट्री की वो प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज हो रही है, उसका एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। फिर जैसा मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन काम में आएगा यहाँ पे, और जरूरत पड़ने पर टेस्ट काउंट करके देखिए पूरा वही जो आपने 501 में पढ़ा वो एज इट इज मैटर इधर आपको लगा देना है। ठीक है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लो इन्वेंट्री लिस्टिंग के अंदर की प्रॉपर है कि नहीं है। फिजिकल रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री विद परपेचुअल रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए जो बुक्स में लिखा हुआ है और जो फिजिकली दिख रहा है उसको रिकंसाइल करके देख लीजिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ फिजिकल काउंट को जनरल लेजर कंट्रोल टोटल्स जो लगी हुई है वो भी चेक करके देख लीजिए। अर्थमेटिकल प्रोसीजर में क्या बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री का जो अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है, सॉरी परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, ये ऑलरेडी आप पढ़ करके आए हैं पूरा का पूरा चैप्टर, तो आप लोग जानते हो कि हम रेशियोज यहाँ निकालते हैं, फिर ट्रेंड चेक करते हैं, वही तो करना है। फिर वर्टिकल एनालिसिस कर लीजिए जिसमें इन्वेंट्री अपॉन टोटल एसेट का जो अपना फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, कंपेयर वो, बट ऑब्वियस आप अपने एफएम के अंदर ये चीजें जो है रेशियो एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे ही, वो चीजें सारी यहाँ काम आएंगी। कंपेयर करिए बजटरी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल क्या रहा, जो हमने फोरकास्ट किया था या जो मैनेजमेंट का फोरकास्ट है उससे जो रियल हुआ उसको आप लोग कंपेयर करके देखिए। तो यहाँ देखिए
वहां आपका ऐसे स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाले आइटम्स का काम आ गया, यहां एज इट इज हमारा आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर वाला ऐसे। तो जितना ऐसे का पोर्शन मजबूत है वो सारे यहीं तो लगाने, और करना क्या है, स्टॉक के ऊपर तो ये ऐसे लगा देने आपको, यूं क्यों, ठीक है। नाउ इन्वेंट्री हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के हिसाब से हुआ है। जो भी एएस में तरीके आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से आपने वैल्यूएशन किया है, ये अपने को चेक करना है, सिंपल, ठीक है। फिर क्या किया, आपका स्टडीमेट वैल्यूएशन प्रोसीजर जो अपना है उसको भी 3 पार्ट में डालता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और बट ऑब्वियस है फिनिश गुड्स का। तो देखें क्या क्या अलग अलग इनका वैल्यूएशन प्रोसीजर है, आइए चेक करते हैं। हमने कहा सर एग्जाम में आए तो लिखना कितना है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा का आना नहीं दिखता है, और बट ऑब्वियस वो आपसे पूछ लेंगे, है ना, वो बकायदा आपसे पूछेंगे कि उनको आंसर में क्या चाहिए। सिंपल अगर बोले तब तो अपने 4 पॉइंट वो 5 पॉइंट लिखे और देन ऑडिट प्रोसीजर समझा दिया यहां तक का, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। कल को वो आपको कह सकते हैं कि भाई इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का क्या प्रोसेस रहेगा वो बताइए, उसका ऑडिट कैसे करोगे, तो अपने को ये काम में लेना है। चलिए जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल का चेक कर लेते हैं। रॉ मटेरियल के लिए क्या बोला हुआ है, असर्शन व्हाट एलिमेंट ऑफ, ये रुकिएगा, क्या असर्शन दिया उसके ऊपर असर्टेन कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट अपने पास में आ गया, असर्टेन करो व्हाट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कैरेज ड्यूटीज वगैरह सब कुछ, कैरेज इनवर्ड इन ड्यूटीज वगैरह। रॉ मटेरियल के लिए जब चेक करोगे तो सबसे पहले तो कॉस्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें कॉस्ट के एलिमेंट में इंक्लूड हुई है, नॉर्मल कॉस्ट के अलावा कैरेज लगा, ड्यूटीज लगा। फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज जो हो गए या ऑब्सोलेट इन्वेंट्रीज हो गई नोटेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ फिजिकल काउंटिंग विद ए व्यू टू एस्टैब्लिशिंग अ रियलिस्टिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट ऑब्वियस है कि जब रॉ मटेरियल इतना आपके पास में पड़ा हुआ है और जो आप एनआरवी निकालने वाले हो, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी आपकी नेट वैल्यू निकल करके आएगी रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसके लिए कॉस्ट तो आपने देख ही लिया, कितना एक्चुअल कॉस्ट प्लस क्या क्या खर्चे इंक्लूड हुए, प्लस साथ में कितना आपका उसमें से डैमेज हुआ, कितने गुड्स जो आप एब्सोल्यूट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उनको चेक करके। बट ऑब्वियस है कि उनको फिजिकल काउंटिंग के टाइम पे जब आप चेक करोगे वैल्यूएशन, तो उनका पोर्शन आपको हटा करके फिर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो एनआरवी हमारे पास में आ जाए, नेट रिलीजेबल वैल्यू आ जाए, वो सब अपने को कैलकुलेट करना चाहिए। ये सारा पोर्शन देखिए, ऑडिट का ये पोर्शन इतना जोरदार है कि जितना पुराना पढ़ा हुआ और जितना दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, और सबसे खास सब्जेक्ट तो आपका अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, जितना बेटर तरीके से अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट आपने तैयार किया होगा वो सारा का सारा फायदा आपको इधर ऑडिट में मिल जाएगा। और खास बात यह कि दोनों पेपर हमारे ऑडिट के पेपर के पहले हो जाएंगे, है ना। तो जब पहले हो जाएंगे तो आपने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़े हुए होंगे, समझे हुए होंगे सारी चीजों को, तो जितना ज्ञान उधर से बटोरा है सब इधर काम में लेना। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे चेक करें, वर्क इन प्रोग्रेस में असर्टेन करना है स्टेजेस क्या है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से मेजरमेंट होगा, है ना। तो ascertain how the various stage of production value add are measured and in case estimate are made understand in basis for estimate। so पर estimate लगा भाई, WIP में तो क्या है कि कहां तक काम पहुंचा है उस हिसाब से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो स्टेज निकालो, फिर अगेन वही कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या रहे, और देन फिर क्या क्या चीजें कॉस्ट से एक्सक्लूड करनी है, जो एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह आपका हुआ वो सब भी अपने को ध्यान में रखना है। तो WIP का वैल्यूएशन भी आप लोग देखते हैं, वो हो जाएगा। फिनिश गुड्स का कैसे करना है, सबसे पहले तो इंक्वायरी करो कि कॉस्ट कौन सी इंक्लूड की है, देन अगेन उसका भी एनआरवी निकालना पड़ेगा, देन वही ऑब्सोल्यूट डैमेज, स्लो मूविंग गुड्स वगैरह कितने हैं, उनका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, कंपेयर करो रिकॉर्ड कॉस्ट विद रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो हमारी हुई, रिकॉर्डेड कॉस्ट और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हुई उसको कंपेयर करके देखिए, कॉस्टिंग काम आएगी आपकी यहाँ पे। देन एग्जामिन वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन करंट प्राइसेस। भाई रिकॉर्डेड कॉस्ट जो है वो करंट प्राइस से अगर कम आ रही है तो प्राइस लिस्ट क्या है हमारी जिसके ऊपर हम लोग सेल करेंगे वो चेक करना चाहिए। इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट टेस्ट ओवरहेड एलोकेशन रेट, ensure that only direct labor, direct material and overhead have been included। कॉस्टिंग काम आ गए आपके, कॉस्टिंग के तीनों हेड काम आ गए, यहाँ पे मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गए, वो प्रॉपर एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। और देन उसके बाद में वेरीफाई द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, जो अपना पॉइंट होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस वाला, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, एएस के हिसाब से ये भी अपने को यहाँ पे चेक करना चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद में अभी तो 2 पॉइंट और डाले, देखो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। अपन क्वेश्चन वाला जब देखेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि क्या क्या चीजें इन्होंने यहाँ पे मतलब किन किन चीजों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा या इसके छोटे छोटे पार्ट पे बन सकता है। नाउ वेरीफाई करना है राइट्स ऑन इन्वेंट्री। अब राइट्स ऑन इन्वेंट्री कैसे चेक करें? वाउच करो परचेज डॉक्यूमेंटेशन। भाई जो इन्वेंट्री है उस पर हमारा ही राइट है, वो हम कैसे चेक करेंगे? तो बट ऑब्वियस है कि आपको स्टार्टिंग में मैंने एक तरीका बताया था कि परचेज डिपार्टमेंट गुड्स परचेज करता है, पहले उसके पास रिक्वेस्ट आती होगी, फिर वो कोटेशन मंगवाता होगा, फिर परचेज ऑर्डर करता होगा, फिर इनवॉइस आता होगा, वो सब चेक करो ना। तो परचेज की रिक्वेस्ट आई होगी डिपार्टमेंट से, हमारे पास स्टॉक डिपार्टमेंट से, फिर परचेज ऑर्डर बनाया होगा, रिपोर्ट आई होगी, वेंडर की तरफ से इनवॉइस आया होगा, तो कैंसिल चेक जो है ऑन पेमेंट ऑफ फाइल, ये सब चीजें अपने को जो है वो यहां पे चेक करनी चाहिए। पेमेंट कैसे हुआ वो सब चीजें चेक करो, बराबर। नाउ इवेल्यूट करो कंसाइन गुड्स को। एग्जामिन क्लाइंट कोरस्पोंडेंस। कंसाइन गुड्स का मतलब जो गुड्स आपने भेज दिए, ठीक है, तो क्लाइंट का कंफर्मेशन आया होगा, उसके साथ कोई लेटर वेटर कोरस्पोंडेंस। सेल एंड रिसीवेबल के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, बिल रिसीवेबल वगैरह, तो बराबर। परचेज डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चेक करना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। बिल रिसीवेबल हमारे लिए बिल्स पेबल हो गया। एग्जामिन करो इनवॉइस फॉर एविडेंस ऑफ ओनरशिप। बिल जो बन के आया होगा उस पर हमारा नाम है, इससे हमारी ओनरशिप पता लग जाएगी। और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी ने हेल्ड की है तो ऑडिटर इंसिस्ट करेगा कि उनसे डिक्लेरेशन ले लो। कई बार हमारा गुड कंसाइनमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ इन ट्रांजिट के ऊपर है अभी, तो उन सब के लिए उस थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन अपने को मंगवा लेनी चाहिए। ये सारे पॉइंट यहां आप चेक करने वाले हो। तो फिर से बोलूंगा, टफ पॉइंट नहीं है, देखने में लग सकता है सर इतना सारा मैटर है, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार रीडिंग लगाने की जरूरत है, सब आपको पहले से आता है। नाउ डिस्क्लोजर कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, क्योंकि डिस्क्लोजर पूरा का पूरा आप लोग ऑलरेडी एएस में पढ़ चुके हो। कैसे सेपरेट अलग अलग क्लास का अलग अलग डिस्क्लोज होता है, जो आप क्लासिफाई करते हो, आपका शेड्यूल थर्ड उठा के देखोगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड अदर, और गुड्स इन ट्रांजिट को सेपरेटली हेड में शो करते हो। तो आपका एएस प्लस सबसे बढ़िया शेड्यूल थर्ड, जो पूरा आपको याद है अच्छी तरह से, वहां कैसे इन्वेंट्री का प्रेजेंटेशन है, बस उसको यहां पे लिख देना है आपको। अकाउंट्स की बुक से आपको ये बहुत आराम से मिल जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक आइटम हमारा जो है इन्वेंट्री का, स्टार्टिंग के 5 पॉइंट तो हमने वो बताया जो हमको बताने ही बताने थे। फिर हमने ऑडिट का एक प्रोसीजर कॉमन बता दिया, फिर वैल्यूएशन रॉ का अलग, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग, फिनिश का अलग हमने बता दिया कि सर इनका कैसे वैल्यूएशन होगा, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट हमारी मेन आ गई थी, वेरीफाइंग राइट्स भी है और बाकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ गई, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्या अब अपने पास जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत फेवरेट पॉइंट है आईसीई का, जिस पर खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है पीपीई। देखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स। अब सबका एक ही ऑडिट प्रोसीजर जो है, मतलब सब पे लगाएंगे अलग अलग, लेकिन एक कॉमन पॉइंट आपको समझाने के लिए बना दिया कि भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जो है पीपीई, इन पर किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं सारी की सारी कैलकुलेशंस, बराबर। कैलकुलेशन बोले तो हमारी ऑडिट की कैलकुलेशन की कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, वो सब इसमें अपने को देखना है। और इस बार अपन क्या किया कि जो हमारे 5 पॉइंट्स थे ना, इन्हीं के ऊपर अपन ने पॉइंट डाल दिए ताकि बहुत इजीली आप लोग याद कर सकते हो इसको, बहुत सिंपल पॉइंट है। तो सबसे पहले तो कॉमनली अपन पीपी में बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, बराबर। अब क्या क्या चीजें आने वाली है, सबसे पहले आइए चेक करते हैं इसका एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस के लिए एक ही तरीका हमारे पास में होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का, बराबर, कि चीजों को फिजिकली वेरीफाई कर लिया जाए तो उनका एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगा। अब इस एक पॉइंट को कैसे एलिब्रेट किया गया, देखो सबसे पहले वही पॉइंट जो आपने स्टॉक पे भी लिखा था, क्लाइंट का रिव्यू प्लान देखिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्लाइंट कैसे करता है। अब क्लाइंट जब फिजिकल वेरिफिकेशन करता होगा तो बट ऑब्वियस रजिस्टर मेंटेन करता होगा, सुपरविजन रखता होगा, तो उनका जो प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज वाला तरीका है वो भी हमको देखना चाहिए, कैसे सुपरविजन होता है, डायरेक्टर कर रहा है या कौन कर रहा है।
फिर उनकी जो रिपोर्ट है वो ले लीजिए और देन एसेट रजिस्टर जरूर चेक करना चाहिए। सर हम नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल हम भी करेंगे ना, जरूरत पड़ने पर हम भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। कोई भी बड़ी एसेट अगर हमको दिखी तो हम खुद जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अदरवाइज हमने एसेट का रजिस्टर देख लिया, हमने क्लाइंट का डिटेल्स देख लिया, उनकी जो रिपोर्ट बनाई है उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की वो हमने देख ली। सर लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर लें? तो जहां भरोसेमंद वाली बात नहीं लग रही है आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, कंप्लीटनेस कैसे चेक करें? वेरीफाई करो पीपी शेड्यूल से कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जो जो चीजें हुई हैं, पहले तो एसेट जैसे क्लास वाइज है, बिल्डिंग अलग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमारा अलग हो गया, बराबर। फिर स्टार्टिंग में कितनी थी, अगर कोई नया एडिशन का मतलब नया परचेस किया है, डिलीशन का मतलब अगर कोई सेल या ऑब्सोल्यूट हो गई है, और फाइनल कितनी बची हुई है, उन सबको बुक से टैली करिए, है ना। क्योंकि यहां ओवरऑल अपन सबकी बात कर रहे हैं, पीपी के अंदर सब आ गया, प्रॉपर्टी भी है, प्लांट भी और इक्विपमेंट्स भी है ना, जिसमें हमने कहा फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर सब है। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितना, उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना खरीदा, कितना गया, और बैलेंस क्या है और बुक्स में कितना दिख रहा है, वो सब आपको चेक करना है। बहुत इजी पॉइंट है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करिए इस मूवमेंट के हिसाब से, जहां डेप्रिसिएशन प्रॉपर होना चाहिए वहां लगा के नहीं लगा। अर्थमेटिकली जो परचेस किया, कई बार मान लीजिए उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है, एस्टैब्लिश करने का जो खर्चा है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टोटल बराबर है कि नहीं है, वो सब आपने चेक कर लिया। और इंड एस और एएस 19 जो आपका है, इंड एस 16 जो है, जो प्योरली इसी के ऊपर आपका काम करता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर, देन लीज वगैरह के लिए एएस 19 है, तो ये फॉलो हुए या नहीं हुए ये अपने को चेक करना चाहिए। देन वैल्यूशन कैसे करें सर? अभी मैंने वैल्यूशन भी आपको साथ में बता दिया। प्रॉपर डेप्रिसिएशन सारे आइटम्स के ऊपर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ है, बराबर। और वो आइटम जो डेप्रिशिएट नहीं होते, जैसे लैंड हो गई तो वो फ्री होल्ड लैंड वगैरह हो गई, तो वो भी अपने को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उस पर डेप्रिसिएशन लगा तो नहीं दिया गया। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन कैन बी एलोकेट प्रॉपरली, जो है प्रॉपरली चार्ज हुआ है वो अपने को देखना चाहिए। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाला लगेगा या हमारा अकाउंट्स वाला लगेगा, वो डिपेंड करेगा भाई। हम तो जैसे मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी भी डिपेंड है, शुरू से ही वो इनकम टैक्स वाला तरीका अगर फॉलो करती है तो ओके। कंपनी ने अपने मान लीजिए कि शेड्यूल 2 के हिसाब से सारे डेप्रिसिएशन सेट किए हैं, तो वो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे आप, तो रिटर्न के अंदर डेप्रिसिएशन का अलग चार्ट बनेगा जो इनकम टैक्स की रेट्स के हिसाब से होगा, आप लोग जानते हो, वो अपने को ध्यान रखना है। नाउ व्हाट अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट? तो यहां आपको देखना है कि जो है वो एंटिटी के नाम से है, तो लैंड और बिल्डिंग है तो टाइटल डीड देख सकते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मैप पास हुआ होगा वो देख सकते हो, दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं तो उनका परचेज इनवॉइस होगा जो एंटिटी के नाम से होगा। तो परचेज इनवॉइस जो है वो एंटिटी के नेम से है, लीगल टाइटल ओनरशिप इनके पास में है। जैसा मैंने कहा, जो कन्वेंस डीड या सेल डीड बनी होगी, इससे हमने परचेज किया होगा, उससे पता लग जाएगा कि हम वैलिड ओनर हैं। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी ले सकते हो अगर ओरिजिनल टाइटल डीड जो है वो लेंडर ने हेल्ड कर रखी है, आपको मैंने पढ़ाया भी था ये। हमने कहा सर बिल्डिंग तो हमारी है लेकिन इसके ओरिजिनल पेपर बैंक के पास में गिरवी पड़े हुए हैं, मॉर्गेज पड़े हुए हैं, तो बैंक से कंफर्मेशन आप ले लो कि हाँ भाई आपके पास में है और हम फोटोस्टेट से काम चला रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर रजिस्टर ऑफ चार्जेस, अगर लॉ पढ़ते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर इन एसेट को मॉर्गेज करके लोन लिया गया है तो चार्ज वाला रजिस्टर चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा कि चार्ज रजिस्टर्ड है, इतना एसेट चार्ज पे है, हो सकता है पेपर हमारे पास में नहीं हो, कौन सी एसेट्स के ऊपर कितना चार्ज है, वो सब डिटेल अपने को यहाँ पे पता लग जाएगी। थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ले सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक डिस्क्लोजर की बात है, फिर से वो की वो बात है, प्रॉपर तरीके से इंड एस के हिसाब से और शेड्यूल 3 आपको यहाँ पे यूज कर लेना चाहिए, तो बहुत क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ भाई इस हिसाब से डिस्क्लोजर हुआ है। तो वही 5 पॉइंट हमारे हैं जिसमें हमने ये सारा काम कर दिया, बराबर। ठीक है, तो पीपी के बाद में अगला पॉइंट इंटेंजिबल एसेट, वही देखिए, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूशन, राइट ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम लोग चेक करने वाले 5 चीजें यहां पे करेंगे। आइए, पूरा एक 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया सेट होता है, ये 5 चीजें पूछी जाएंगी। सर उसमें इतना लिखना पड़ेगा भाई, लिखे बिना नंबर कहां से आएंगे? तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल एसेट, जिसमें हमारे पास कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, कोई डिजाइन है, कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ है। तो सर एग्जिस्टेंस सॉफ्टवेयर का कैसे चेक करेंगे? अरे रन करके देखो ना भाई, कैसे क्यों चेक नहीं होगा? तो वेरीफाई करना है अगर सॉफ्टवेयर का, तो वेरीफाई करिए वेदर सच सॉफ्टवेयर इज इन एक्टिव यूज बाय द एंटिटी। बेस्ट एग्जांपल हमारा खुद का हो गया एक्सेल एकेडमी का।
जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग अभी क्लासेस देख रहे हैं, बट ऑब्वियस वो सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है, तो उसी सॉफ्टवेयर के बेस पे आप लोगों को किन्हीं को लैपटॉप पे, किन्हीं को मोबाइल्स के अंदर क्लासेस मिल रही हैं, जो ऑनलाइन में भी लॉकडाउन पीरियड के अंदर, बराबर। तो अब सवाल है कि सॉफ्टवेयर जो हमने परचेस किया होगा, हमारी बुक्स में दिखेगा इंटेंजिबल एसेट है, तो ऑडिटर सबसे पहले तो चेक करेगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर, अब सोचो बुक्स पे दिख रहा है कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर परचेस किया जो शेयर डीलिंग, जो स्टॉक ट्रेड के काम में आता है। सर आपका तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्टॉक ट्रेड वाला सॉफ्टवेयर इधर क्यों डाला है, ये चेक कर लेगा, है ना। अब उसको दिख रहा है कि नहीं, ये जो आपने परचेज किया सॉफ्टवेयर, ये तो क्लासेस बनाने और प्रोवाइड करने के काम में आता है। बिल्कुल सर, कोचिंग का काम है आपका, तो ये आपके लिए यूजफुल है, ये चीज चेक कर ली, है ना। वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस, डिजाइन या ड्राइंग्स अगर चेक करनी है तो आपको चेक कर लेना चाहिए द प्रोडक्शन डेटा टू एस्टैब्लिश इफ सच प्रोडक्ट फॉर विच द डिजाइन ड्राइंग वर परचेज आर बीइंग प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द एंटिटी। बहुत सही है। अब आपकी कंपनी ने कार की कोई डिजाइन जो है वो परचेज किया है, किसी ने कोई कार का डिजाइन बनाया और उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, ठीक है, हमने वो पेटेंट एक्वायर किया है, उससे डिजाइन खरीद ली है, तो ऑडिटर चेक कर लेगा कि वो डिजाइन का कार बना कि नहीं बना, उस डिजाइन के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन दिनों में क्या हो रहा है, मास्क बन रहे हैं, देखो आपको दिखा भी देता है, मास्क बन रहे हैं खूब, तो अलग अलग डिजाइन बनाई जा रही है, तो वो डिजाइन किसी ने पेटेंट करवा लिया अपने नाम से, फिर हमने वो डिजाइन परचेज कर लिया, तो ऑडिटर देखेगा कि मास्क का तुमने डिजाइन तो ले लिया है, अभी बनाए कि नहीं बनाए, वो प्रोडक्शन से चेक हो जाएगा कि एक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे चेक होगी। एग्जिस्टेंस हो गई सर। कंप्लीटनेस कैसे चेक करें, फिर से वही जैसा पीपी में किया था, कितना साल के शुरुआत में था, कितना परचेज किया, कितना एक्सपायर हो गया, मतलब कितना गया, बैलेंस कितना बचा, सब चेक करो। तो वेरीफाई करना है मूवमेंट को, क्लास वाइज होगा, सॉफ्टवेयर, डिजाइन ड्राइंग्स, गुडविल, सब इंटेंजिबल है, आप जानते हो, है ना। तो हमने क्या किया, मैनेजमेंट से कंप्लाई करके देख लिया, उनकी जो डिटेल्स हमारे पास में अजर्शंस आए, शुरुआत में कितना, इस साल में कितना नया लिया, कितना गया, डिलीशन भी होता है ना, एक्सपायर हो गए सॉफ्टवेयर, रिन्यू नहीं कराया, जरूरत नहीं है हमको, क्लोजिंग कितना बचा उसको टैली करके देख लीजिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना ही करना है। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे जो हैं, अभी कितने प्रीवियस के क्लोजिंग, इस बार के ओपनिंग, एक्यूरेसी चेक हो गई। नाउ इंटेंजिबल एसेट भी दो पार्ट में हो सकती है, एक वो एसेट जो आइडेंटिफाई हो सकती है, और दूसरा एंटिटीज कंट्रोल द एसेट जो है जिस पर हम लोग कंट्रोल करते हैं खाली, और एक आइडेंटिफाई होती है। तो इस तरीके से भाई इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ, या आप पढ़ के आए हो, जब इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाई हो सकती हो प्लस उस पर हमारा कंट्रोल हो, तभी उसकी एंट्री हम बुक्स के अंदर डालते हैं, या आप लोग जानते हो, तो वो चेक कर लेना चाहिए। To assess whether an internally generated intangible asset meet the criteria for recognition and entity classify the generation of asset into। अब आप लोग जानते हो कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है जो सेल्फ जनरेट है, हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, हमारा R&D डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो वो भी कब किस वक्त में वो रिकॉग्नाइज होगी, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिसर्च फेज में है, डेवलपमेंट फेज में है, कहां पे है वो, है ना। अभी रिसर्च या डेवलपमेंट फेज है, R&D डिपार्टमेंट, मैंने आपको बोला ना। तो दो तरह की हो गई, एक तो जो हमने एक्वायर की है, तो वो तो आराम से पता लग जाएगी हमको, बराबर। एक जो आइडेंटिफाई कब होगी, वो जब वो रिसर्च फेज से बाहर निकल के, डेवलपमेंट फेज से बाहर निकल के कंप्लीट हो गई है, तब अपने को रिकॉग्नाइज करना है। तो टू एसेस वेदर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड का मतलब क्या हो गया, जो इंटरनली हम खुद जनरेट कर रहे हैं, हमारा R&D डिपार्टमेंट जनरेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस वक्त में कई सारी बड़ी जो ड्रग्स कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो कोविड-19 का मेडिसिन बनाने के रिसर्च में है, तो क्या अभी कोई फॉर्मूला बनने से पहले रिसर्च में है, तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, बराबर, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, वो चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। जो भी अकाउंट्स के रूल है वो काम में यहाँ पे लिए गए कि नहीं लिए गए, अपने को देखना है, ठीक है। इसीलिए आपको कहा गया फिर से AS16 जो अपना है, 19 है, वो यहाँ पे काम करेगा, बराबर। ऊपर वाले पॉइंट के अंदर इंटेंजिबल के लिए नहीं, इंटेंजिबल के लिए आपके पास में अलग से एसेट्स बने हुए हैं, अभी बात करने वाले हैं अपन उसको, देखिए एज इट इज यहाँ पे अपना काम आ जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है वो भी देख लीजिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, वैल्यूएशन वाला पॉइंट क्या कहता है, यहां पे लिखा गया वेरीफाई दैट एनडीडी हैज चार्ज अमोर्टाइजेशन ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट, जैसे वहां पे डेप्रिसिएशन था, अमोर्टाइजेशन है तो प्रॉपर वो हुआ कि नहीं हुआ।
Verify amortization method use reflect the pattern in which the asset's future income benefit or expected to be consumed by the entity. Future benefits और कितना हम कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से ही उसको राइट ऑफ करते हैं, अमोर्ट करते हैं अपन, वो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, इससे वैल्यूएशन चेक हो जाएगा. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बट ऑब्वियसली हमने अगर परचेज किया है तो हमारे नाम से ही होना चाहिए. लीगल ओनरशिप हमारे नाम से अपने को ध्यान में रखना है. सेल्फ जनरेट है तो हमारे नाम से हमने पेटेंट ले लिया है, रजिस्टर्ड हमारे नाम पे है ये, या डिजाइन हमारे नाम पे देखना है. प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए इंडेस भी काम करता है, शेड्यूल 3 तो है ही है. और वैसे AS26 आप लोग काम में लेते हैं इंटेंजिबल एसेट के लिए, कि कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. अकाउंट्स के अंदर आप लोग पढ़ करके आते हैं, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स इधर भी है, ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए. बराबर. तो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके हम लोग ये सारी बात जो है वो करने वाले हैं. तो काफी सारी चीजें यहां हमने देख ली हैं, और आज का आपका छोटा सा काम आपको मैं दे देता हूं जो आज करना है. हम लोगों ने एसेट्स के आइटम शुरू कर दिए. ट्रेड रिसीवेबल को देखिएगा होमवर्क में. हाँ, इस बार 5 पॉइंट लिख के फिर अपन ने पूरा इसको समझाया है. ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे हमारे चेक होंगे, देखिए यहां तक बड़ा सा टॉपिक है, ये आपको जरूर बस एक ही टॉपिक आज पढ़िएगा, ट्रेड रिसीवेबल. कल हम लोग ट्रेड पेबल के ऊपर भी बात कर लेंगे, जैसा रिसीवेबल है वैसा ही पेबल भी है. तो कुछ पॉइंट्स अभी इस चैप्टर में हमारे बाकी रहेंगे. बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं उनके, फिर कैपिटल के कुछ आइटम्स भी अपने को देखने पड़ेंगे, तो बहुत आराम से हो जाएगा. तो बस इस चैप्टर के लिए जो जरूरत रहेगी मेनली रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं वो अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इतना आज के लिए करिए. हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये पढ़ के रखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं.